नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टीचर्स एग्ज़ाम स्टडी। मित्रों, रीट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट ऐसे अन्य टीचिंग एग्ज़ाम हैं, उन सभी में बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी जानते हैं मित्रों कि पेडोलॉजी क्वेश्चन या शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन, चाहे वो पर्यावरण विषय का हो या मैथ्स सब्जेक्ट का हो या संस्कृत आपका विषय हो, उन सभी में शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप सभी जानते हैं मित्रों कि जिनकी पेडोलॉजी अच्छी है वे हर टीचिंग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहां पर आपको फ्री नोट्स दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको समय समय पर टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है, तो आप सॉल्व जरूर करें। मित्रों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी प्रविधि व्यक्तिक विभेद हेतु उपयुक्त नहीं है। देखिएगा, पहला ऑप्शन है कक्ष का आकार सीमित रखना। बिल्कुल सही है मित्रों कि जब कक्ष का आकार सीमित होता है तो आप जो बालकों की जो रुचि है, योग्यताएं हैं, उनको आप समझ पाते हैं। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करना। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है मित्रों कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालकों की योग्यताओं को आप समझ पाते हैं, उनकी प्रतिभाओं को आप समझ पाते हैं। सी ऑप्शन है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि बालक की जो योग्यताएं हैं, उनकी प्रतिभाएं हैं, उनको आप समझ करके उनको आप सही शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दे सकते हैं। और ऑप्शन डी है वहाँ पर विशिष्ट विद्यालय एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम। तो ये आप सभी जानते हैं मित्रों कि ये विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट पाठ्यक्रम एक प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। और प्रतिभाशाली बालक या विकलांग बालकों के हेतु ये पाठ्यक्रम और विशिष्ट विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति विभेद हेतु ये उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम्य रोचकता एवं विशेषज्ञता बनाए रखने हेतु दल शिक्षण की अवधारणा किसने दी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि दल शिक्षण की अवधारणा देने वाले थे फ्रीमैन जी। और दल शिक्षण की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम अमेरिका में। याद रखिएगा, सर्वप्रथम अमेरिका में की गई थी। इसके बाद हम बात करें मित्रों रॉबर्ट ब्रूस जी की, जो कि आप सभी जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं, जिसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। इसके बाद बात करें प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग जी, जो कि ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि या खोज विधि के जनक कहे जाते हैं। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग जी। आर्मस्ट्रॉन्ग से याद आया मित्रों कि आप सभी जानते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि चंद्रमा की खोज करने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 की 21 श्रेणियों में कौन सी विकलांगता शामिल नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है मित्रों कि दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ये दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में बनाया गया था, जिसमें 21 प्रकार से विकलांगताओं को एक श्रेणियों में यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा मित्रों, कौन सा विकलांगता शामिल नहीं है पूछा गया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि बिल्कुल शामिल है, सेरेब्रल पाल्सी ये भी शामिल है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये भी शामिल है, सिलिकोसिस जो कि एक टीबी के रूप में होता है, ये शामिल नहीं है मित्रों सिलिकोसिस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डिस्पैगिया है। मित्रों, पहला ऑप्शन है डिस्पैगिया क्या है, बालकों में उच्चारण संबंधी विकार, जो कि उच्चारण संबंधी विकार होता है मित्रों, ये डिसलेक्सिया होता है। अगला है बालकों में संज्ञानात्मक विकार, या बालकों में निगलने संबंधी विकार, या बालकों में श्रवण संबंधी विकार। मित्रों, डिस्पैगिया होता है बालकों में निगलने संबंधी विकार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद के अनुसार शिक्षा में बधिरता से आशय है। मित्रों, यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा कि वह बालक जिसमें श्रवण क्षमता 55 डेसिबल से अधिक हो।
वह बालक जिसमें श्रवण क्षमता 55 डेसिमल से अधिक हो वह राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद के अनुसार शिक्षा में बाध्यता से आशय है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है मित्रों। पहला ऑप्शन है मीनोपलेजिया, जो कि शरीर के किसी अंग विशेष में उत्पन्न पक्षाघात से संबंधित है। मीनोपलेजिया याद रखिएगा। पैराप्लेजिया, जो कि शरीर के निचले अंगों में उत्पन्न पक्षाघात से संबंधित है। पैरोप्लेजिया याद रखिए। टेट्राप्लेजिया, जो कि शरीर के ऊपरी अंगों में पूर्ण पक्षाघात तथा निचले अंगों में आंशिक पक्षाघात से संबंधित है, जो कि ये ऑप्शन गलत है मित्रों। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन डी, हेमीप्लेजिया, शरीर के एक तरफ के आधे शरीर में पक्षाघात, जो कि हेमीप्लेजिया जिसे हम कहते हैं। तो असत्य कथन यहाँ पर निकालना है मित्रों। असत्य कथन है टेट्राप्लेजिया, यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइना बिफिडा है मित्रों। स्पाइना बिफिडा है किस प्रकार से, देखिएगा। ऑप्शन, एक जन्मजात विकृति जिसके कारण नसों एवं रीढ़ की हड्डियों में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइना बिफिडिया। तो पहला ही उत्तर यहाँ पर सही है। और दूसरा ऑप्शन है, एक विकृति जिसमें मांसपेशियों एवं शरीर के अंगों में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसे कहा जाता है मित्रों मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। याद रखिएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है जिसमें मांसपेशियां एवं शरीर के अंगों में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद हम बात करें, एक विकृति जिसमें मस्तिष्क में पक्षाघात के कारण गर्दन लटक जाती है। तो इसे कहा जाता है मित्रों सेरेब्रल पाल्सी। याद रखिएगा, जिसमें मस्तिष्क में पक्षाघात के कारण गर्दन लटक जाती है, जिसे सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है। इसके बाद बात करें, एक विकार जिसमें मस्तिष्क एवं शरीर के अंगों के मध्य संपर्क समाप्त हो जाता है, जिसे कहा जाता है मित्रों मल्टीपल स्क्लेरोसिस। याद रखिएगा, जिसमें मस्तिष्क एवं शरीर के अंगों के मध्य संपर्क समाप्त हो जाता है, इसे कहा जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। याद रखिएगा। और स्पाइना बिफिडा आप सभी जानते हैं मित्रों कि एक जन्मजात विकृति होती है जिसके कारण नसों एवं रीढ़ की हड्डियों में विकार उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये कथन किसका है मित्रों? ये कथन है स्किनर तथा हैरीमैन का। याद रखिएगा, स्किनर तथा हैरीमैन का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, मेंसा परीक्षण प्रयुक्त होता है मित्रों। मेंसा परीक्षण प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने हेतु किया जाता है। याद रखिएगा, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु मेंसा परीक्षण प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्ष में केवल कुछ ही छात्र पिछड़े हुए हों तथा उनके पिछड़ेपन का कारण भिन्न भिन्न हो तो यह पिछड़ापन है। तो मित्रों ये एक प्रकार से व्यक्तिगत पिछड़ापन हम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मंद बुद्धिता एवं इससे संबंधित बुद्धि लब्धि के सही कूट का चयन कीजिए। मित्रों यहाँ पर देखिएगा, मंद बुद्धि आप सभी जानते हैं कि मंद बुद्धि जिनकी IQ होती है मित्रों या बुद्धि लब्धि होती है 55 से 69 तक की उनकी IQ होती है, 55 से 69 याद रखिएगा। इसके बाद मध्यम बुद्धि जिनकी IQ होती है 40 से 54 तक की उनकी बुद्धि लब्धि होती है, मध्यम बुद्धि याद रखिए। इसके बाद तीव्र मंदबुद्धि जिनकी जो IQ होती है 25 से 39 तक होती है, तीव्र मंदबुद्धि 25 से 39 तक उनकी बुद्धि लब्धि होती है। इसके साथ साथ याद देखिएगा ऑप्शन जो डी है, दुर्बोध मंदबुद्धि, इनकी जो IQ होती है मित्रों 25 से कम बुद्धि लब्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक 21 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि
50 से 70 के मध्य है तथा उसका मानसिक विकास 7 से 10 वर्ष तक के बालक के समान है। उक्त बालक है। तो मित्रों, जिसकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के मध्य है, उसका जो मानसिक विकास 7 से 10 वर्ष तक के बालक के समान है, तो वह बालक मित्रों मूर्ख या मैरन बालकों के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विनलैंड द्वारा विनलैंड अनुकूलित व्यवहार मापनी का संबंध किससे है? तो देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। तो इसका सही उत्तर है मंद बुद्धि बालकों से संबंधित है विनलैंड अनुकूलित व्यवहार मापनी, जो कि मंद बुद्धि बालकों है। तो ये परीक्षण है, एक प्रकार से कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अलाभान्वित बालक से अभिप्राय है। अलाभान्वित मतलब होता है मित्रों जो सुविधा से वंचित हो। देखिएगा, वह बालक जो शारीरिक रूप से अशक्त हो, या वह बालक जो मानसिक रूप से अशक्त हो, या वह बालक जो सरकारी योजनाओं से वंचित हो, या वह बालक जो पारिवारिक आर्थिक सामाजिक सुरक्षा से वंचित हो। तो मित्रों, जो पारिवारिक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से वंचित होते हैं उन्हें अलाभान्वित बालक से के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड बेकर के अनुसार निम्न में से कौन सा बाल अपराध का प्रकार नहीं है? तो देखिए कौन सा बाल अपराध का प्रकार नहीं है, जो कि हार्वर्ड बेकर के अनुसार ये कहा गया है। देखिएगा, ऑप्शन सामाजिक बाल अपराध, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बाल अपराध का प्रकार नहीं है। और कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है मित्रों। समूह समर्थित बाल अपराध, जो कि हार्वर्ड बेकर के अनुसार ये बाल अपराध के प्रकार हैं। संगठित बाल अपराध, स्थितिजन्य बाल अपराध, और एक और है मित्रों व्यक्तिक बाल अपराध। ये 4 प्रकार हैं। इन 4 प्रकार को आप याद रखें। लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है मित्रों, याद रखिएगा सामाजिक बाल अपराध, जो कि हार्वर्ड बेकर के अनुसार बाल अपराध का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, बाल अपराध से संबंधित सिद्धांत और इसके प्रतिपादकों के संबंध में असंगत कूट का चयन कीजिए। मित्रों, यहाँ पर असंगत कूट का चयन करना है। सांस्कृतिक संक्रमण का सिद्धांत, जो कि सा तथा मैके ने दिया था। इसके बाद भीड़ का स्व सिद्धांत, जो कि जॉर्ज हर्बर्ट ने दिया है। और निम्न वर्गीय संरचना का सिद्धांत, जो कि वाल्टर मिलर ने दिया है। इसके बाद बहाव का सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है थ्रेशर, जो कि असत्य या असंगत कूट हो जाएगा यहाँ पर मित्रों। अब बहाव का सिद्धांत देने वाले थे डेविड मार्टिजा, याद रखिएगा डेविड मार्टिजा बहाव सिद्धांत की जनक है। तो इन्होंने गिरोह का सिद्धांत भी दिया है मित्रों, याद रखिएगा किसने, डेविड मार्टिजा ने। अगला क्वेश्चन, विलियम हाले प्रसिद्ध हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से प्रसिद्ध हैं। देखिएगा, पहला ऑप्शन है बाल सुधार गृह के निर्माण के कारण, जो कि बाल सुधार गृह निर्माण किया गया था मित्रों 1909 में, याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन है बाल निर्देशित क्लिनिक की स्थापना के कारण। तो विलियम हाले जो है बाल निर्देशित क्लिनिक की स्थापना के कारण प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है, देखिएगा। पहला ऑप्शन है व्यक्ति एवं घटनाओं के प्रति ठोस एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाएं, अपनी मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास। तीसरा ऑप्शन है कार्यकरण संबंध में गलत धारणाएं, या डी प्रचलित एवं परंपरागत कार्यों की उपेक्षा। तो देखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर है कि मंदबुद्धि बालकों की विशेषताओं के अंतर्गत ये ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन डी यहाँ पर गलत है। प्रचलित एवं परंपरागत कार्यों की यहाँ पर अनुकरण किया जाता है, ना कि उपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन, निम्न निम्न में से किस विकार के कारण बालक बालिकाओं में मंदबुद्धिता उत्पन्न नहीं होती? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखिएगा मित्रों, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, होमोसेफली के द्वारा बालक या बालिकाओं में मंदबुद्धिता उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन, भारत में 1986 और 2000 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पारित हुआ, और जो कि बिल्कुल सही है। 2015 में संशोधित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पारित हुआ, जो कि 2015 में संशोधित किया गया था। कौन सा एक्ट मित्रों? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पारित किया गया था। ये जनवरी 2016 में संशोधित एक्ट लागू हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, नवीन एक्ट में बालक अपराध की आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो मित्रों यहाँ पर 16 वर्ष की जगह 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जो कि एक असत्य कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बोर्स्टल क्या है? मित्रों, बोर्स्टल जो कि बाल अपराध सुधार गृह से संबंधित है। बोर्स्टल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण लड़कों में उत्पन्न मानसिक दुर्बलता एवं यौन अंगों का अविकास कहलाता है। क्या कहलाएगा? देखिएगा, तो इसे कहा जाता है मित्रों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण लड़कों में उत्पन्न मानसिक दुर्बलता या यौन अंगों का अविकास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है इसे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालकों की व्यवहारगत समस्या से संबंधित विशेषता नहीं है? तो कौन सी व्यवहारगत समस्या से संबंधित विशेषता नहीं होगी साथियों? अगला ऑप्शन यहाँ पर भैया, पारिवारिक एवं सामाजिक समायोजन का अभाव, या कक्षा कक्ष से संबंधित समस्याएं, या अधिगम की अपेक्षाकृत धीमी प्रगति, या निर्देशन एवं परामर्श की कम आवश्यकता। तो देखिएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों कि निर्देशन एवं परामर्श की कम आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, जो कि प्रतिभाशाली बालकों की व्यवहारगत समस्या से संबंधित विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम है तथा उसका मानसिक स्तर 2 वर्ष के बालक के समान है, ऐसा बालक। तो मित्रों यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। जड़ बालक के श्रेणी में इसे रखा गया है, जिसकी बुद्धि लब्धि 25 से कम है और 2 वर्ष के बालक के समान, जिसकी मानसिक जो स्तर है 2 वर्ष के बालक के समान है, उसे हम जड़ बालक के अंतर्गत रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वंश परंपरा के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन करने वाला मनोविज्ञानी कौन था? जो कि सर्वप्रथम वंश परंपरा के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे गाल्टन जी, याद रखिएगा। इन्होंने 1890 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा 1890 में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन मूल्यांकन किया जा सकता है। तो मित्रों ये कथन है जेम्स ड्रीवर का, याद रखिएगा जेम्स ड्रीवर जी का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बालकों और उनकी श्रवण क्षमता के सही कूट का मिलान कीजिए। मित्रों देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है कम श्रवण बाधित, जिनकी जो डेसिबल क्षमता होती है मित्रों 54 डेसिबल तथा 54 डेसिबल तक श्रवण क्षमता होती है उनकी, कम श्रवण बाधित। अगला है मंद श्रवण बाधित, जिनकी श्रवण क्षमता होती है मित्रों 65 डेसिबल तक होती है। इसके बाद गंभीर श्रवण बाधित, इनकी जो श्रवण क्षमता होती है 90 डेसिबल होती है। और पूर्ण श्रवण बाधित,
इनकी जो श्रवण क्षमता है 90 डेसिबल से अधिक होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को वर्तमान में विकलांगता की श्रेणी में शामिल नहीं रखा गया है? तो कौन सा रोग है मित्रों, यहाँ पर देखिएगा पार्किंसन, इसे भी वर्तमान में विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। हीमोफीलिया, इसे भी रखा गया है। थैलेसीमिया, इसे भी रखा गया है। लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसे वर्तमान में विकलांगता की श्रेणियों में शामिल नहीं रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रविधि का प्रयोग मंदबुद्धि बालकों हेतु उपयुक्त नहीं है? तो ऐसी कौन सी प्रविधि है जो कि मंदबुद्धि बालकों हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो देखिएगा ऑप्शन खेल एवं कहानियों के द्वारा, या खेल और कहानी विधि, या व्यक्तिगत योजनाएं, या गिनतारा यंत्र, या अभ्यास एवं प्रशिक्षण। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि व्यक्तिगत योजनाएं जो हैं प्रतिभाशाली बालकों हेतु ये विधि प्रयुक्त की जाती है, व्यक्तिगत योजनाएं। तो यहाँ पर देखिएगा, यह मंद बुद्धि बालकों हेतु उपयुक्त नहीं है, पूछा है कौन सी प्रविधि उपयुक्त नहीं होगी? तो व्यक्तिगत योजनाएं, यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये व्यक्तिगत योजनाएं आप जानते हैं मित्रों, ये प्रतिभाशाली बालकों हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ना कि मंद बुद्धि बालकों हेतु। और आज का अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, विशेष योग्यजन बालकों के प्रति एक शिक्षक का व्यवहार विशेष एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तो देखिएगा, सामान्यतः होनी चाहिए, या सदैव होनी चाहिए, या यदा कदा होनी चाहिए, या कभी नहीं होनी चाहिए। तो मित्रों, आप शिक्षक होने के नाते विशेष और योग्यजन बालकों के प्रति एक शिक्षक का व्यवहार विशेष एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल। ये सामान्यतः सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।